नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी कविता बादल राग। तो बादल राग जो हमारी ये कविता है, इसमें हम यहाँ पर हमने कविता का भावार्थ जाना। इससे पहले सबसे पहले हमने कवि का परिचय यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद हमने एक एक करके इस कविता के जितने भी यहाँ पर पद है, काव्यांश है, उनको हमने पढ़ना शुरू किया और उनका भावार्थ भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कविता को, और जो पद हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शेष पदों के भावार्थ को फिर हम आगे पढ़ेंगे। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तेरी आकांक्षाओं से घन भेरी, गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के, आशाओं से नव जीवन की ऊंचा सर कर ताक रहे ए विप्लव के बादल। तो इस तरह से हमने पहला काव्यांश अपना यहाँ पर पढ़ा और उसका भावार्थ भी हमने यहाँ पर जाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्द आपको कराए और फिर हमने यहाँ पर प्रसंग और साथ ही उस प्रसंग की व्याख्या कि क्या यहाँ पर कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में। तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर कवि के द्वारा देखिए जो प्रसंग है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा सभी काव्यांशों में। जैसे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित बादल राग कविता से ली गई है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है और इसमें बादलों को विप्लव और क्रांति का प्रतीक माना गया है। तो देखिए, आप जितने भी काव्यांश आपके होंगे सभी काव्यांशों में आप बिल्कुल इसी तरह का प्रसंग लिखेंगे जो कि इस पाठ से लिए गए काव्यांश होंगे। तो देखिए, हमने इसका भावार्थ यहाँ पर पढ़ लिया था और मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको होमवर्क में भी कहा था कि आप इस भावार्थ को घर पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो आपने अपना जो प्रयास है वो जरूर किया होगा। इसके बाद हमने अगला यहाँ पर अपना जो काव्यांश है वो पढ़ा था कि फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशिन पात से शापित उन्नत शत शत वीर, छत विछक्त हंत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका भी भावार्थ पढ़ा था और उसमें भी सबसे पहले हमने कठिन शब्द, क्योंकि कविता जो है वो थोड़ा सा लैंग्वेज आपको टफ इसकी लग सकती है। तो इस कविता में आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे कठिन शब्द आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, जैसे वर्षण, मूसलधार, हृदय, घोर, वज्र हुंकार या अशिनपात बिजली गिरना, शापित श्राप से ग्रस्त, उन्नत बड़ा, शत शत अर्थात सैकड़ों सैकड़ों, विक्षिप्त अर्थात घायल, हत का अर्थ होता है मरे हुए, अचल का अर्थ होता है जो बिल्कुल हिल ना सके अपनी जगह से यानी पर्वत। इसी तरह से गगन स्पर्शी यानी कि आकाश को छूने वाला, स्पर्धा जो धीरे धीरे आगे बढ़ने की होड़ की बेचैनी में लगा हो, लघुमार यानी कि छोटे छोटे हल्के से, शस्य का अर्थ है हरियाली, अपार यानी कि बहुत, रव का अर्थ होता है शोर। तो बिल्कुल हमने यहाँ पर सारे कठिन शब्द पढ़ लिए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपके लिए व्याख्या करना इतना ज्यादा टफ है। फिर भी व्याख्या को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया और उसके बाद हमने अपना जो नेक्स्ट पैरा यहाँ पर है, अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन सदा पंख पर ही होता है, जल विप्लव प्लावन, शुद्ध शुद्ध प्रफुल्ल जलंज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का
सुकुमार शरीर। देखिए, इससे पहले के जो 2 काव्यांश थे वो हम अपने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम अपने इस काव्यांश से शुरू करने वाले हैं। तो अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। शुद्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अट्टालिका का अर्थ होता है बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ी बिल्डिंग, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं अट्टालिका। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, अट्टालिका यानी कि ये अट्टालिका नहीं है, ये बहुत बड़ा महल आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये ऐसा महल नहीं है, ये एक आतंक भवन है। यानी कि इसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, उनके अंदर हमेशा भय बना हुआ रहता है, क्योंकि पंख पर ही होता है सदा जल विप्लव प्लावन। यानी कि जो पंख होता है, जो चोटी होती है, हमेशा वहीं पर ही जल विप्लव आता है, वहीं पर ही बिजली गिरती है। तो एक बार इसके जो सभी शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनको समझ लेते हैं, उनके अर्थों को जान लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अट्टालिका, अट्टालिका अर्थात महल या अटारी। अट्टालिका अर्थात महल या अटारी। जैसे कि आपने देखा, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ी एक अटारी। आतंक भवन, आतंक भवन का अर्थ है भय का निवास, जहां पर भय रहता हो, जहां पर डर रहता हो, यानी कि जहां पर लोग हमेशा डरे हुए हों। यक का अर्थ होता है कीचड़, प्लावन का अर्थ होता है बाढ़, शुद्ध का अर्थ होता है तुच्छ, प्रफुल्ल का अर्थ होता है खिला हुआ, जलज का अर्थ होता है कमल, नीर का अर्थ होता है पानी, शोक का अर्थ होता है दुख, शैशव का सुकुमार शरीर, शैशव अर्थात जो छोटा बच्चा होता है, शिशु जो होता है, रुग्ध अर्थात रुका हुआ, कोश अर्थात खजाना, शुद्ध का अर्थ होता है क्रुद्ध, तोष का अर्थ होता है शांति, अंगना का अर्थ होता है पत्नी, अंग का अर्थ होता है शरीर। ये जो बाकी के शब्दार्थ हैं, ये हमारे नेक्स्ट जो हमारा काव्यांश है उससे भी लिए गए हैं, तो इसमें आप इनको भी पढ़ लीजिए। अंक का अर्थ होता है गोद, वज्र गर्जन अर्थात वज्र के समान गर्जना, ठीक है। त्रास अर्थात भयभीत होना। तो देखिए, आप सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे आप, बिल्कुल प्रसंग को आप उसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से ली गई है, बादल राग से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसके रचयिता कौन है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और इसमें कवि ने बादल को विप्लव एवं क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रसंग लिखेंगे। अब व्याख्या की बारी। तो व्याख्या पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, शुद्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो इसका अब हम यहाँ पर भावार्थ या व्याख्या पढ़ते हैं। तो कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, इनके जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, इनके ऊंचे ऊंचे जो ये घर हैं, ये केवल और केवल भवन नहीं है, ये है आतंक भवन। ये अपितु ये क्या है, गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं, गरीबों को डराने वाले भवन हैं, और ये सदा ही गरीबों का शोषण करते हैं। ये सदा ही जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है, वर्षा से जो
बाढ़ आती है, देखिए जब बहुत तेज वर्षा होती है तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो वर्षा से जो बाढ़ आती है वो सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है, यानी कि जहां पर कीचड़ होता है उसी धरती को डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है, और यही जल जब गुलाब की पंखुड़ियों पर पड़ता है, देखिए यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि जब भयंकर बाढ़ आती है तो जहां पर पहले से कीचड़ होता है, पहले से ही पानी भरा हुआ होता है, वहां पर और ज्यादा पानी भर जाता है। जो जगह पहले से ही गीली होती है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, गिरने लायक हो जाती है, रपटने लायक हो जाती है। लेकिन जब कमल जो कि स्वयं कीचड़ पर खिलता है, उस कमल पर जब जल गिरता है, जब वर्षा का पानी गिरता है तो क्या होता है, वो और ज्यादा प्रसन्न हो उठता है, वो और ज्यादा सुंदर तरीके से खिल जाता है। अर्थात प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है, क्योंकि जो निम्न वर्ग है उनमें बच्चों के जो शरीर होते हैं वो रोग व कष्ट की दिशा में सदैव ही मुस्कुराते रहते हैं। जो गरीब होते हैं, जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों में एडजस्ट करना सीखा होता है। गर्मी है तो वो गर्मी में एडजस्ट हो जाते हैं, ठंडा है तो वो ठंडे में एडजस्ट हो जाते हैं, बारिश है तो वो बारिश में एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कि रोग हो, शोक हो, चाहे उनको दुख हो, चाहे उनको सुख हो, वो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हर जगह वो खुश रहते हैं, हर जगह वो अपने आप को हर जगह वो मुस्कुराते हुए रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ कमल की बात की कि कमल जो है उसको पता है वो हमेशा कीचड़ में ही रहता है, तो जब वर्षा होती है तो वो और सुंदर तरीके से खिल उठता है और प्यारे तरीके से खिल उठता है। लेकिन जहां पर पहले से कीचड़ है, जहां पर पहले से लोगों के मन गंदे हैं, लोगों का मन खराब है, और बाढ़ आने से या कोई भी क्रांति आने से उन्हीं लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, उन्हीं लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए वे क्रांति होने पर भी प्रसन्न रहते हैं। जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो क्रांति होने पर भी प्रसन्न रहते हैं। क्यों रहते हैं क्रांति होने पर भी प्रसन्न? क्योंकि उनको पता है इस क्रांति से उनको लाभ ही मिलेगा, क्रांति कभी भी उनके लिए हानिकारक नहीं है, उनके लिए हमेशा लाभदायक ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो पूंजीपति है उन्होंने अपने सारे आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रखा है और वो उनको इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, वो उनको इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। तो इस तरह से हमारा इस जो काव्यांश है, ये जो काव्यांश है इसका हमारा भावार्थ यहाँ पर क्लियर होता है। अपने नेक्स्ट काव्यांश की तरफ हम बढ़ते हैं। रुद्ध कोश है, रुद्ध कोश है, शुद्ध तोष है। रुद्ध तोष कोश है, शुद्ध तोष है, अंगना अंग से लिपट भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। चूस लिया है उनका सार, धनी वज्र गर्जन से ए बादल, ए जीवन के पारावार। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियां। क्या कहते हैं कवि यहाँ पर? रुद्ध कोश है, शुद्ध तोष है। रुद्ध कोश है, शुद्ध तोष है, अंगना अंग से लिपट कर भी आतंक अंक पर कांप रहे धनी। वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो कठिन शब्द हमारे आए हुए हैं उन कठिन शब्दों का यहाँ पर हम उन कठिन शब्दों के भाव अर्थ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुछ कठिन शब्दों के हमने शब्दार्थ पहले ही हमने पढ़ लिए हैं। तो जीर्ण, जीर्ण का अर्थ होता है पुराना या स्थिल। बाहु का अर्थ होता है भुजा। कृषक का अर्थ है किसान। शीर्ण का अर्थ है कमजोर। अधीर का अर्थ है व्याकुल। विप्लव का अर्थ है विनाश। सार का अर्थ होता है प्राण।
हाड़ का अर्थ होता है केवल हड्डियों का ढांचा। पारावार का अर्थ होता है समुद्र। तो इस प्रकार कठिन शब्दों के अर्थ हमने यहाँ पर पढ़े। अब हम प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित बादल राग से ली गई है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और कवि ने बादल को विप्लव यानी कि विनाश, कवि ने बादल को विप्लव और क्रांति का प्रतीक माना है और उसका आवाहन यहाँ पर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्रांति का समय आ चुका है, अब क्रांति करनी बाकी है, तो वो बादलों का आवाहन कर रहे हैं। तो व्याख्या क्या है? देखिए, व्याख्या जो हमारी कुछ जो व्याख्या है वो हमने यहाँ पर क्लियर की थी कि जैसे जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने क्या कर रखा है? आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी जो धन इकट्ठा करने की इच्छा है वो अभी भरी नहीं है। जैसे क्या यहाँ पर कहा है, जो हमारा पिछला जो हमारा रुद्ध कोश है शुद्ध तोष है, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष है। तो यानी कि उनका जो धन इकट्ठा करने की, उनकी धन इकट्ठा करने की जो इच्छा है वो अभी पूरी नहीं हुई है। इतना धन होने पर भी उनके अंदर शांति नहीं है। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष है, शांति बिल्कुल नहीं है। और साथ ही अंगना अंग से लिपटे हैं, यानी कि वो जब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो वो अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, यानी कि सुख में है वो। अभी उनके घर पर सुख का ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि जो उनके घर पर उपलब्ध नहीं है, उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो और वो सुखमय होकर अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, अपने परिवार से जुड़कर अपने परिवार के साथ बैठे हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर वो कांप रहे हैं। देखिए, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे। वो अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ है, अपने परिवार के साथ है, लेकिन फिर भी वो बादलों की इस गर्जना को सुनकर कांप रहे हैं, बादलों की इस गर्जन को सुनकर डरे हुए हैं। और तथा वे क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये क्रांति की गर्जना है, ये क्रांति हो रही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्रांति जब होती है तो बड़ों को ही ज्यादा इफेक्ट करती है, तो वो क्रांति के डर से डरे हुए हैं, अपनी आंखें मूंदे हुए हैं तथा अपने मुंह को छिपाए हुए हैं, अपने मुंह को ढके हुए हैं। आगे क्या कहते हैं? जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, धनी वज्र गजन से बादल, ए जीवन के पारावार। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि ए विप्लव के वीर, ए विनाश के जो कारण, विनाश का कारण हो तुम, वीर हो, विनाश का कारण हो, क्रांति के दूत हो। तो ए कवि शोषण के कारण यानी कि जिन किसानों का लगातार, जिन लोगों का लगातार शोषण हो रहा है, उस शोषण के कारण अब उनकी जो बाहें हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यानी कि उनकी जो बाहें हैं, उनके जो बाजू हैं वो कमजोर हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, उनका शरीर कमजोर हो गया है, शीर्ण हो गया है, कमजोर हो गया है। और वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर अब वो अपने इस शोषण को खत्म करना चाहते हैं, अपने इस शोषण से बाहर निकलना चाहते हैं, और वो तुम्हें बुला रहे हैं, अधीर होकर बुला रहे हैं। शोषक ने उसकी जीवन की शक्ति
छीन ली है। जो शोषक वर्ग है, जो पूंजीवादी वर्ग है, उसने उसके जीवन की जो खुशी है, जीवन का जो चैन है, जीवन की जो शक्ति है, वो सब कुछ छीन लिया है। वो सब कुछ अपने अंदर सोख लिया है, ले लिया है। उसका सारा तत्व, सार तत्व जो था जीवन का, वो अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, चूस लिया है। अब वो केवल और केवल मात्र क्या बचा है? हड्डियों का ढांचा मात्र बच गया है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि? उसका सारा सार धनी वज्र गर्जन से है बादल, ए जीवन के पारावार। तो अब यहाँ पर कहते हैं, हे जीवन दाता, जीवन के पारावार अर्थात जीवन देने वाले है, ए जीवन देने वाले बादल। क्योंकि बादल को जीवन देने वाला क्यों कहा है? क्योंकि जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का जो समय होता है, उस समय क्या होता है कि चारों तरफ की जो धरती होती है, चारों तरफ का जो वातावरण होता है, वो बहुत ही ज्यादा शुष्क हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से निर्जन हो जाता है। बिल्कुल ना कोई पेड़, ना कोई पौधे, लोग भी वहां पर नहीं होते, बहुत कम लोग गर्मी में बाहर निकलते हैं। तो इस तरह का जो शुष्क वातावरण होता है, उस समय पर जब पहली वर्षा होती है, तो क्या होता है? पहली वर्षा के बाद चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो हरा भरा हो जाता है। अर्थात ऐसा लगता है कि एक नया जीवन यहाँ पर मिला है। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि ए जीवन दाता, हे जीवन दाता, तुम बरसो और किसान की इस गरीबी को दूर करो। निम्न वर्ग के लोगों की जो व्यथा है उसको दूर करो, उनकी परेशानी को दूर करो, उनके कष्टों को दूर करो, और तुम क्रांति के रूप में बरसो, क्रांति के बादल के रूप में बरसो, और क्रांति करके इस शोषण को समाप्त करो। जो ये शोषण चल रहा है पूंजीवादी लोगों के द्वारा, किसानों का, निम्न वर्ग के लोगों का। देखिए ये जो पूरी कविता है, इस कविता को यहाँ पर उस समय पर दर्शाया गया है जब हमारा जो देश था, हमारा देश एक तरह से किसानों पर निर्भर था। यानी कि उस समय पर हमारे देश में कृषि प्रधान हमारा देश था। अभी भी हमारा देश कृषि प्रधान है, लेकिन अब जो किसानों की स्थिति है वो काफी बदल चुकी है। काफी सारे फैसले उनके हक में लिए जाते हैं, काफी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार उन्हें सुविधाएं देती है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ ही था या आजाद नहीं हुआ था, तो वो स्थिति जो थी उस समय पर किसानों की, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस तरह से उन्हें जो पूंजीवादी लोग होते थे, उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, उनसे कर लिया करते थे, कर वसूला करते थे। उनके खेतों में जो भी अनाज हुआ करता था उसका वो 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा वो रख लिया करते थे, और उसके बाद भी उनको बीज के लिए और हर चीज के लिए उन्हें कर्ज लेना होता था, और उसका ब्याज भी उनको देना होता था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो वही यहाँ पर बताने की आज कोशिश की गई है कि जो लोग ऐसे किसानों को दुख देकर, कष्ट देकर, उनको परेशानी देकर, उनकी सारे शक्ति को जो ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्रांति दूत बनकर तुम बादल आओ और इन सभी को सजा दो और किसानों के लिए एक नया जीवन लेकर आओ। चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको कॉपी में कैसे नोट डाउन करेंगे, अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे, वो हम यहाँ पर इसको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप कवि परिचय ही आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे सबसे पहले। तो बिल्कुल जिस तरह से आपको यहाँ पर हमने कवि परिचय लिखवाया था, आप बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे कि जो महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899, यानी कि जो उनकी मेन बातें हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर सबसे मेन चीज जो उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, उनकी साहित्यिक रचनाओं को आप यहाँ पर लिखेंगे, और उनकी साहित्यिक रचनाएं अलग अलग विधाओं में जो उन्होंने लिखी है, जैसे कि उन्होंने काव्य में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, अनुवाद लिखे हैं, रेखा चित्र उन्होंने लिखे हैं, संपादन भी उन्होंने कई पुस्तकों का किया है।
तो ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद थोड़ा बहुत उनकी काव्यगत विशेषताओं को भी आप लिखेंगे कि जैसे काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि उनकी भाषा किस तरह की थी। जैसे निराला जी छायावाद के आधार के स्तंभ थे। इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और ये कबीर की परंपरा से जुड़े हैं, तो दूसरी ओर ये समकालीन कवियों से भी प्रेरणा लेते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। और उसके बाद उनकी भाषा की बात आप लिखेंगे कि इनकी भाषा में संगीतात्मकता है, गेयता का गुण पाया जाता है और प्रगतिवाद की सरल भाषा और सहज तथा बोधगम्य भाषा इन्होंने प्रयोग की है। और इनकी भाषा में उर्दू, फारसी और बाकी जैसे अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द मिलते हैं और वो ऐसे उन्होंने प्रयोग किए हैं अपनी कविताओं में जैसे कि वो हिंदी के ही शब्द हों। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया कि हम इस तरह से यहाँ पर कवि का परिचय लिखेंगे। और भावार्थ हमने यहाँ पर पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर करा दिया है, पूरी तरह से आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। फिर भी उसमें अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, समझने में कोई दिक्कत होती है, तो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पूरी जो हमारी कविता है उसका प्रतिपाद्य विषय से लेकर कविता का सार से लेकर कविता के अर्थ ग्रहण से संबंधित जो प्रश्न है उनसे लेकर सारी चीजें हमारी यहाँ पर हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर प्रश्न है कि कवि किसका आवाहन करते हैं। कवि किसका आवाहन करते हैं। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से कवि का क्या आश्रय है, स्पष्ट कीजिए। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति का अर्थ बताइए। और कवि पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये पहले काव्यांश से लिए गए प्रश्न हैं, जो पहला काव्यांश हमने पढ़ा था। तो कवि किसका आवाहन करना चाहते हैं। कवि बादलों का आवाहन करना चाहते हैं, क्योंकि कवि उन्हें क्रांति का प्रतीक मानते हैं। कवि क्या मानते हैं, कवि उन्हें क्रांति का प्रतीक मानते हैं। और बरसने से कहते हैं कि उनके बरसने से आम जनता जो होती है उसे राहत मिलती है, और साथ ही उनके गरजने से, उनके बादल बनकर बिजली बनकर गिरने से विशिष्ट वर्ग होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि क्रांति के रूप में वो आते हैं। अगला हमें यहाँ पर जो हमें अर्थ बताने के लिए कहा था वो हम स्वयं करेंगे। और इस प्रकार बाकी के जो सारे प्रश्न हैं वो बहुत ही ज्यादा सरल है। अगला काव्यांश भी हमारा इसी तरह से है। उसके बाद जितने भी हमारे सारे काव्यांश हैं उन पर आप प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद आप प्रश्न बनाकर लाएंगे और उसके बाद उनके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इस पाठ से जुड़े हुए जो यहाँ पर हमारा चैप्टर है उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर करेंगे। तो बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर आप यहाँ पर रेडी हो जाइए। पाठ्य पुस्तक का हल, हमारा जो पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ हल है वो हम यहाँ पर करने वाले। देखिए सेम प्रश्न हमें यहाँ पर भी दिया गया है। कविता के साथ अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों। तो देखिए कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले जो दुख है और कष्ट हैं उन्हें कहा गया है। क्योंकि देखिए हमने पहले ही बताया था, जब पहली पंक्ति में आपको क्लियर किया था कि जो मनुष्य है उसके जीवन में सुख और दुख तो हमेशा लगे रहते हैं। सुख आता है तो दुख इंतजार करता है, दुख आता है तो सुख इंतजार करता है। तो यहाँ पर मानव के अस्थिर सुख पर दुख की छाया कहा है कि जो उसको जीवन में कष्ट मिलते हैं, जो उसको जीवन में नई नई चुनौतियां मिलती है, तो उनको उन्होंने यहाँ पर दुख की छाया कहा है। और क्यों कहा है, क्योंकि कवि का मानना है कि संसार में कभी सुख और कभी दुख लगा रहता है, यानी कि ना तो सुख स्थायी होता है ना दुख स्थायी होता है, और उनके साथ साथ सुख दुख का प्रभाव दोनों का रहता है। लेकिन
जो धनी होते हैं वो धनी शोषण करके अकूल संपत्ति जमा कर लेते हैं, अकूल धन इकट्ठा कर लेते हैं, परंतु उनके मन में हमेशा डर होता है, हमेशा उनके मन में क्रांति की आशंका बनी रहती है, हमेशा उनसे कुछ न कुछ छीनने का डर उनके अंदर बना रहता है और इसीलिए वो हमेशा भयभीत भी रहते हैं। क्लियर सभी को? अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अशिन पात से शापित शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? देखिए बच्चे, हमने भावार्थ बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है और आप देख सकते हैं कि सारे प्रश्न जो हैं वो सारे प्रश्न बिल्कुल इसी भावार्थ से लिए गए हैं। अब देखिए, अशिन पात से शापित शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर पूंजीपति लोगों की ओर संकेत किया गया है या धनिक वर्ग की ओर संकेत किया गया है। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। और इसी प्रकार विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विप्लव रव क्या है? विप्लव रव अर्थात क्रांति की गर्जना, विनाश की गर्जना। तो इससे छोटे ही शोभा पाते से क्या तात्पर्य है? तो साफ साफ तात्पर्य है, क्योंकि जब क्रांति होती है तो बड़े लोगों को ही सबसे पहले डर होता है। जो छोटे होते हैं वो तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं और ज्यादा पनपने लगते हैं। और इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। आप देखेंगे जो भी सैंपल पेपर आप उठाकर देखेंगे पिछले कुछ ईयर्स का, तो ये प्रश्न आपका हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है कि बादलों के आगमन पर प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया है, कवि ने रेखांकित किया है। तो बच्चे, बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। जरूर इसको नोट डाउन कीजिए, जरूर इसको लिखिए कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों के बारे में इस कविता रेखांकित करती है। बहुत ही सरल है, खुद से करने का प्रयास करें। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आपको इस चैप्टर में आती है, क्योंकि पाठ को हमने लगभग 3 से 4 बार, एक बार हमने केवल चैप्टर यहाँ पर रीड करा था, उसके बाद हमने 2 बार अपने पाठ का भावार्थ यहाँ पर समझ लिया है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं। अब भी अगर कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या आपको आती है पाठ से जुड़ी हुई, तो आप अपनी सारी समस्याएं हमें बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।